हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ त्रिज्ञा। लास्ट केमिस्ट्री लेक्चर में हमने सीखा था कैसे पहचानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको थंब रूल दिए थे, आपको याद होगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी, उसके अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स ना हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इससे क्लियर होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन में आ गया, क्योंकि अगर कोई भी प्लेन में आ गया मॉलिक्यूल तो उस प्लेन में ही अगर आप एक प्लेन पास कर दो तो मॉलिक्यूल का वन हाफ अनदर हाफ का इमेज हो जाता है, इसलिए कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होते। तो बाय डिफॉल्ट इसलिए अलग से मेंशन करने का जरूरत नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल 3D हो तभी वो होगा। तो 3D बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 3D नहीं है तो वो प्लेनर होगा ही नहीं। तो आज क्या सीखने वाले हैं? आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन फिर से एक बार बता दूं, RS कॉन्फ़िगरेशन एंड डेक्स्ट्रो लिवो। याद है आपको, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम डेक्स्ट्रो एंड लिवो प्रेडिक्ट करते हैं। वो थ्रू मशीन ही पॉसिबल है, डायरेक्टली आप कभी भी मॉलिक्यूल देख के नहीं बता सकते हो। तो चलो ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि वो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसका पता हमें इंस्ट्रूमेंट देने वाला है। लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो पता कर ले कि ये दोनों आइसोमर है। उसके लिए जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास काइरल सेंटर का प्रेजेंस है उनके लिए मेथड है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। ओके, सो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है CIP रूल। जी हाँ, आज का डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू अ काइरल सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। CIP रूल, ये तीन तीन साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन है इस रूल के अंदर। कान, CAHN, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होगे, कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CIP रूल बोलते हैं। अच्छा, तो ये आखिर है क्या? तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग RNS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कहां पे ये लगाना एकदम क्लियर होना चाहिए। RS का यूज हमें ऑप्टिकल आइसोमर आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और ये CIP रूल का यूज आपको करना कहां पे है? प्रियोरिटी डिसाइड करना है स्टीरियो आइसोमर में कहीं पे भी, चाहे वो EZ हो, वो भी एक पार्ट होता है, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर हो। ये प्रियोरिटी के लिए रूल है, राइट? तो आ जाओ देखते हैं। तो CIP रूल मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं ऐसे कार्बन पे जिसके साथ चार चार ग्रुप अलग अलग जुड़े हों। तो चलो मैं एकदम स्टार्ट भी कर लेता हूं। HFClNBr, सपोज करो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया। जैसा आपको मालूम है कि सिंगल कार्बन पे अगर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल में इस सेंटर के अबाउट एसिमेट्री होती है। कहने का मतलब नीदर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर नॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री इज देयर। ऐसे कार्बन को जिसके अराउंड कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं? काइरल कार्बन, CHIRAL, काइरल कार्बन। अभी आज हमारा जो पर्पस है ये लेक्चर का, उसमें ये चारों का हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो आज रूल नंबर 1, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, ध्यान से सुनोगे तो सेट हो जाएगा दिमाग में। सबसे पहला रूल है कि आपको काइरल सेंटर से अटैच्ड जितने भी ग्रुप हैं, डायरेक्टली अटैच जितने भी ग्रुप हैं, उनका आपको एटॉमिक नंबर चेक करना है। एटॉमिक नंबर में फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, बच्चे कई बार मास नंबर देखने लग जाते हैं। मास नंबर नहीं, सबसे पहली चीज आपको एटॉमिक नंबर देखना है, वो भी किसका? डायरेक्टली अटैच एटम का। तो यहां से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो कार्बन के बाद ब्रोमीन, और आपको मालूम है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये एक ग्रुप में रहने वाले हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वहीं इसका 17 है, और नीचे आप जाओगे तो वैसे बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर मुझे इनमें नंबरिंग करनी हो प्रायोरिटी CIP रूल के हिसाब से, तो सबसे बेस्ट यानी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलने वाला है? तो एटॉमिक नंबर इन सभी में किसका ज्यादा है? इसका। तो इसको हम देंगे नंबर 1। फिर क्लोरीन आएगा, फिर
फ्लोरीन, और सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का, तो उसको 4 मिलेगा। अच्छा, क्या सीआईपी रूल का यूज सिर्फ कायरल सेंटर के अराउंड कर सकते हैं? नहीं, किसी भी स्टीरियो सेंटर के अराउंड आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज्योमेट्रिकल ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। ध्यान देना, यहाँ पे एक कार्बन पे सिर्फ 2 ही ग्रुप अटैच्ड हैं, हम EZ की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, RS की हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक कार्बन से अटैच नहीं, दोनों का नंबरिंग होगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1 2 ही होगा। जबकि कायरल के केस में क्या होगा? पूरा 4 तक नंबरिंग होगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। इस कार्बन से अटैच ये दोनों ग्रुप जो है, इसमें आयोडीन का एटॉमिक नंबर हायर है, तो ये नंबर 1 होगा और ये नंबर 2 होगा। उसी तरीके से यहां पे अगर मैं डिस्कस करूं तो ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन यहाँ पे नंबर 1 और ये नंबर 2। अब कहोगे सर इसका यूज क्या है? तो बच्चों देखो, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड के सेम साइड में अगर आइडेंटिकल प्रायोरिटी आती है, एक ही प्रायोरिटी के ग्रुप्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं Z आइसोमर, Z, राइट। तो यहां पे देखो आप 1 है, इधर 2 है, ये बिल्कुल अलग है। 1 एंड 1 देखो आप ऐसे हैं, मतलब डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो इनको हम क्या बोलने जा रहे हैं? E आइसोमर, ठीक है। तो जब भी ज्योमेट्रिकल होता है वहां पे EZ IUPAC रिकमेंडेड चीज है, जबकि ऑप्टिकल के केस में कायरल सेंटर का आइडेंटिफिकेशन हम R एंड S से करते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं ये कभी और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल आप समझ लो सीआईपी रूल जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप प्रायोरिटी कैसे सेट करते हो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल मैंने क्या बताया आपको, क्या देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम, लुक एट डायरेक्टली अटैच्ड एटम, डायरेक्टली अटैच्ड एटम। कहां से ये देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम कहां से? अटैच्ड एटम फ्रॉम कायरल सेंटर, राइट। वहां से हम देखने की बात कर रहे हैं जब हम ऑप्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी स्टीरियो सेंटर के अबाउट देख सकते हो। क्या देखना है आपको? क्या देखना है? एटॉमिक नंबर देखना है आपको। यू हैव टू चेक द एटॉमिक नंबर, ओके। सो एटॉमिक नंबर हाई हुआ तो एटॉमिक नंबर आपको चेक करना है। एटॉमिक नंबर हाई तो ग्रुप की प्रायोरिटी बेटर, हायर उसको रखेंगे, ठीक है। सो पहला रूल क्लियर हो गया। अब कहोगे सर अगर मान लो सर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप हैं, जैसे मान लो दोनों क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन इधर ड्यूटेरियम कर देता हूं, अब कैसे देखेंगे सर दोनों क्लोरीन? तो पहली बात देखो, अगर ये आइसोटोप्स हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि यार ये क्लोरीन, अगर मैं यहां 35 लिख दूं, यहां 37, तो ये दोनों अलग अलग आइसोटोप हैं, इनका प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, तभी तो क्लोरीन लिख रहा है, बट इनके मासेस अलग अलग है, मतलब न्यूट्रॉन अलग अलग है। कैसे चेक करेंगे फिर? तो बोलते देखो जब भी सेम आ जाए, पहला चीज तो आपको हर बार क्या देखना है? हर बार एटॉमिक नंबर ही देखना है। लेकिन अगर आइसोटोप आ जाए जहां पे एटॉमिक नंबर डिसाइड ही नहीं कर सकता है, तब आप देखो मास नंबर। मास नंबर पहले नहीं देखेंगे, मास नंबर कब देखेंगे? जब आइसोटोप आ जाए। तो इन दोनों में कौन हैवियर है? ऑफ कोर्स क्लोरीन 37, तो इसको हम 1 और इसको 2। अब इन दोनों में तो ऑफ कोर्स ये इसकी प्रायोरिटी थोड़ी बेटर हो गई इसके कंपैरिजन में, तो इसको नंबर 3 हो गया और ये लास्ट आ गया 4th। तो रूल नंबर 1, डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर देखो, वहीं से डिसाइड करो। अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी आइसोटोप है तो ऐसा करेंगे, ये रूल नंबर 2 है। 3 में आ जाओ, देखते हैं। मान लो कि एक ही कार्बन से अटैच्ड दोनों ही केस में पहला एटम सेम हो गया, CH3, मान लो ये CH2OH सेम हो गया। अब इस केस में क्या करने वाले कि भाई देखो यहां से पहला ये भी कार्बन एटम है, आप देखो तो ये भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। तो जब भी फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो अब उसी लाइन में इस एटम से अटैच्ड एटम डायरेक्टली देखो, यानी इससे कौन कौन अटैच्ड है? तो आप बोलोगे इससे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच्ड है। और मैं पूछूं इससे कौन अटैच्ड है? तो आप बोलोगे सर इससे तो 3 के 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना,
अब इनमें चूंकि पहला आइटम दोनों का सेम हो गया, तो नेक्स्ट आपको देखना है उससे डायरेक्टली अटैच एटम, उस एटम से डायरेक्टली अटैच एटम। तो यहां हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, उनमें भी ये तीन में भी कंपैरिजन के लिए उसको कंसीडर करना है जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को कंसीडर करो। और यहां तो तीनों हाइड्रोजन है, तो किसी एक ही हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों को मैच कराएंगे। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या ऑक्सीजन का? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का। तो इस वजह से हम इसकी प्रायोरिटी बेटर रखेंगे, यानी ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा 2। तो क्या क्लियर हुआ? अगर पहला आइटम डायरेक्टली अटैच सेम हो तो उससे अटैच्ड, यानी इस पर्टिकुलर एटम से अटैच जितने भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम हो, उनमें जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला है उसको कंपैरिजन के लिए रखो, और वही चीज वहां पे, और दोनों को कंपैरिजन कर लो। फिर से देखना आपको एटॉमिक नंबर है पहला सेम तो दूसरे का देखना है। अच्छा सर, मान लो कि ऐसा कोई एग्जांपल आपके सामने आ गया जहां पे वो भी सेम हो जाए, सेकंड भी, जैसे कि मैं आपके सामने ऐसा रख, अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये और ये तो सेम थे ही। अब इससे अटैच जो नेक्स्ट बेस्ट एटम है वो ऑक्सीजन है, और यहां पे भी ऑक्सीजन है बेस्ट एटम। अब यहां पे कंपैरिजन करें तो यहां पे थोड़ा सा रुक जाना, एक बार चेक कर लो क्या जो एटम आपने सेलेक्ट किया है क्या उनका बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी सेम है। कहने का मतलब यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यहां सिंगल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। जब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी सेम ना हो तो एक रूल है ब्रेक एंड डुप्लीकेट, मतलब इक्विवेलेंट बना करके तब कंपैरिजन करो। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझोगे कि यार इसको सिंगल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कर देते हैं। इधर तो हाइड्रोजन अटैच था, अब इसको सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट करने का मतलब आपने ये पाई ब्रेक किया। जब भी आप पाई ब्रेक करोगे तो इसमें रूल ये बोलता है कि आप ऐसा देखो कि जब पाई ब्रेक होगा तो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो इमेजिन करो कि यहां ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो फिर से मैं एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना कि ये जो दो बॉन्ड थे यहां पे और यहां पे सिंगल बॉन्ड ही है, यहां पे OH था तो सिंगल बॉन्ड है, इसके पहले इक्विवेलेंट बनाओ फिर कंपैरिजन करना। तो जब आप डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक किए तो आपको पता चला कि यार अब ऐसे बॉन्ड तो खाली छोड़ नहीं सकते हैं, तो समझने के लिए ऐसा करते हैं कि इस O से कौन अटैच्ड है, C, और C से कौन अटैच्ड है, O। तो यही काम कर लेते, कार्बन से ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन से कार्बन को अटैच कर दिया। अब हम फिर से दोबारा कंपैरिजन करेंगे। तो चलो यहां पे हमने देखा कि एक ही ऑक्सीजन है कार्बन के बाद, यहां हमने देखा उसी कार्बन पे डबल डबल ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो जब भी ऐसा हो तो इसकी प्रायोरिटी बेटर और इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे। अच्छा मान लो इसी में ऐसा केस आ जाए कि एक में CH2OH हो, हालांकि मैं बता दूं बच्चों एक ही कार्बन पे डबल OH बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि डबल डबल OH हो जाए, वो भी टेट्राहेड्रल स्पीसीज, राइट। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा 2 OH आते हैं तो वाटर यहां से एलिमिनेट कर देंगे, है ना। खैर एज्यूम कर लो कि ऐसा केस आ गया, तो तब क्या करना है, तब बोलेंगे देखो फर्स्ट एटम सेम हो गया, सेकंड बेस्ट एटम ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे इसी कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जबकि यहां से एक। तो जब कभी भी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एटम का नंबर ज्यादा हो तो हम उसका सीनियरिटी ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू, यही रूल हमने यहां पे लगाया। लेकिन यहां डायरेक्ट नहीं, क्योंकि यहां पे भी एक ही था, यहां पे भी एक था, लेकिन यहां बॉन्ड बदल रहे थे तो उसको पहले ब्रेक करके डुप्लीकेट किया एंड फिर चेक किया। तो ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। नंबर 1 एटॉमिक नंबर डायरेक्टली अटैच्ड का। नंबर 2 पे क्या देखना है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया यानी आइसोटोप, तो फिर हमें उसका मास नंबर चेक करना है आइसोटोप के केस में। चलो नेक्स्ट, मान लो फर्स्ट डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो गया तो उसी सीरीज में नेक्स्ट बेस्ट एटम देखो, मतलब उससे अटैच हुआ दूसरा एटम, और उनमें भी अगर एक से ज्यादा एटम अटैच्ड हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है उसको कंसीडर करना है। अच्छा मान लो अगर पहला भी सेम और उससे अटैच दूसरा भी, दोनों के दोनों सेम हो जाए तो तब आप दो चीजें चेक करो, क्या ऐसा केस आ रहा है कि पहला भी सेम दूसरा भी, लेकिन यहां दूसरे का नंबर ज्यादा है यानी डबल ऑक्सीजन यहां है,
ऐसे केस में ये सीनियर ज्यादा होगा। या फिर क्या ऐसा हो रहा है दोनों में एक ही है लेकिन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बदल रहा है, एक में सिंगल बॉन्ड है और एक में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले में पहले इसको ब्रेक करो, सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनाओ। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब है कि इस एक बॉन्ड को ब्रेक करो और उनको वो एटम्स अटैच कर दो जो मैंने अभी यहां पे सिखाया। अच्छा, इस बॉन्ड को ब्रेक एंड डुप्लीकेट करने में मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा आ गया कि CH डबल बॉन्ड, से फॉर एग्जांपल ऐसा है ना, एक ये हमारा एक पर्टिकुलर केस है। अब इसको ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनाना, देखो कैसे बनाऊंगा मैं। तो ये रहा CH, ये इधर से बॉन्ड कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ था। अब ये मैंने ब्रेक कर दिया, जब ब्रेक किया तो यहां पे एक बॉन्ड छोड़ दो और आगे का भी एक बॉन्ड छोड़ दो। अब कैसे करोगे, क्या आप बोलोगे यार ये ब्रेक किया तो ये कार्बन तो यहां पे कार्बन से अटैच था तो इसलिए यहां कार्बन, सिर्फ कार्बन, CH2 मत डालना पूरा पूरा। अच्छा, ये कार्बन भी सिर्फ कार्बन से अटैच था तो यहां पे भी कार्बन डालोगे। अच्छा, मान लो यही ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो, अगर मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो कोई बात नहीं, सिंगल में कन्वर्ट करना, हमेशा ध्यान रखना कन्वर्जन हमेशा सिंगल में। तो डबल डबल बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो आप दो दो बॉन्ड यहां पे दिखाओगे। फिर से ये कार्बन से ही जुड़ा था तो कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन। क्लियर है बॉन्ड एंड डुप्लीकेट कैसे करेंगे। अच्छा, यही चीज अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो रहा हो, डुप्लीकेट रूल को ध्यान से समझ लो। मान लो कुछ ऐसा हो रहा हो, ये कोई कायरल सेंटर हो और यहां से ऐसा जुड़ा हो, तब क्या करेंगे, तब भी इसको ब्रेक करने का तरीका यही है कि ये कार्बन को तो यहीं रखो और ये हमारा सेंटर था। एक बार अच्छे से इसको देख लो, बढ़िया से देख लो। मैं बेंजीन साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दूंगा। उसके बाद इसको सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट में ब्रेक करना है तो यहां पे एक बॉन्ड खाली और यहां पे एक बॉन्ड खाली, दोनों में कार्बन लगा। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू चेक अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बदलती है तो, और इसी के हिसाब से हम चेक करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ पड़ रहा है। तो ये सारे केसेस हैं। आ जाओ एक दो एग्जाम्पल करते हैं और लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और इसी के साथ CIP रूल ओवर। तो चलो, तो नेक्स्ट एक मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि सपोज करो ये कार्बन है और इधर COOH प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरे केस में कौन सा प्रेजेंट है, CONH2। तो आप सबसे पहले वीडियो रोक करके यहां पे आंसर करने की कोशिश करो कि इन दोनों में क्या है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आप यहीं पे रोक देना। तो देखो C डबल बॉन्ड, पहला मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन सेम सर। नेक्स्ट इससे ऑक्सीजन भी जुड़ा है, नाइट्रोजन भी, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो मैं कंसीडर इसको करूंगा। यहां पे भी ऑक्सीजन कंसीडर इसको करूंगा। अच्छा, ये दोनों का डबल बॉन्ड मतलब ब्रेक एंड डुप्लीकेट भी करोगे तो एक ही जैसा आएगा, तो मत करो, इसको यहीं रहने दो। करना चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी, बट करो मत। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इससे एक और ऑक्सीजन अटैच था जबकि यहां पे नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो अनडाउटेबली कोई डाउट नहीं है, इसको नंबर 1 एंड इसको नंबर 2 देने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर एक काम करता हूं और एक एग्जांपल लेता हूं, देखता हूं आप कैसे सोचते हो। चलो नेक्स्ट है कार्बन, C डबल बॉन्ड OH और यहां पे C डबल बॉन्ड OCH3। खुद दिमाग लगाओ कैसे करना है। तो यहां पे आप देख लो, तो ये पोर्शन चेक करो, यहां पे चेक करो ये पोर्शन, देखो ये दोनों पोर्शन आइडेंटिकल है। तो यानी फर्स्ट एटम भी डिसाइडिंग नहीं है, सेकंड बेस्ट एटम भी डिसाइडिंग नहीं है। तब उसी लाइन में और आगे चले जाओ, और आगे यहां हाइड्रोजन मिल रहा है, यहां कार्बन मिल रहा है, तो ये सीनियर, ये जूनियर, नंबर 2। तो आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी CIP रूल में। अच्छा, ये पहला स्टेप है। आप अगर CIP रूल से प्रायोरिटी सेट कर लोगे तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम RS के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो, ये लेक्चर खत्म होने से पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा और आपका मुझे आंसर का इंतजार रहेगा कि आप इन ग्रुप्स में से किनको प्रायोरिटी बेटर दे रहे हो। तो क्वेश्चन मेरा नोट करो और अच्छे से आंसर करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ये रहा कार्बन।
अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं कि एक C ट्रिपल बॉन्ड CH डाल रहा हूं और इधर के केस में एक ही कार्बन से 3 CH3 डाल रहा हूं। तो आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। इन दोनों में बेटर प्रायोरिटी किसका है? मैं इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूं, इसका नेम दे दे रहा हूं A एंड B, ताकि आपको कमेंट बॉक्स में आसानी हो आंसर लिखने में। सो बताओ A नंबर 1 पे आएगा या B नंबर 1 पे आएगा? आई विल वेट फॉर योर आंसर। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।